ज्योग्राफी है ना रटने वाली सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप भी ज्योग्राफी की बुक खोल के उसको रटने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो क्या हाल चल क्लास 12? मेरा नाम है उत्कर्ष और आज मैं आपसे एक ऐसी स्ट्रेटेजी और एक ऐसा रोड मैप शेयर करने वाला हूं जिसको जान के आप इतना समझ जाओगे दैट ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। यानी जितना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट को इमेजिन करते चलोगे ये सब्जेक्ट आपके लिए उतना आसान होता चला जाएगा। और एक बच्चा जब जैसे क्लास 11 क्लास 12 में आता है ना उसके लिए चीजें एकदम बदल जाती है। उसने क्लास 11 में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखा होता है, उसने क्लास 11 में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखा होता है, उसने अपने आसपास की सराउंडिंग की चीजों को पढ़ रखा होता है। लेकिन एक बच्चा जैसे क्लास 11 से क्लास 12 में जाता है उसको एक दूसरी ही तरीके की ज्योग्राफी दिखती है। ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी आपने फिजिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा था दैट ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। यानी ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने सारे साइंसेस को इंटीग्रेट कर लेता है और उसे इंटीग्रेशन का एक पार्ट है दैट ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट कि ह्यूमन का इस नेचर के साथ रिलेशन कैसा है। जैसे आपने 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखा था और उस फिजिकल ज्योग्राफी का इंप्लीमेंटेशन आपने इंडियन ज्योग्राफी में करा। यानी आपने समझा कि आखिर क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है और उस क्लाइमेटोलॉजी का पूरा एप्लीकेशन आपने इंडियन ज्योग्राफी में देखा कि आखिर इंडिया में वेदर और क्लाइमेट होता कैसा है। समझ गए? वैसे आप ह्यूमन ज्योग्राफी में ग्लोबल लेवल पे कि देखोगे कि आप पूरे ग्लोबल लेवल में किस तरीके से पॉपुलेशन है, कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं और ये ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ के फैक्टर्स कैसे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे। और वहीं पे जब बात है दूसरी बुक के बारे में दैट इज ऑल अबाउट इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, तो इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में आप सारे कॉन्सेप्ट्स को जिसको आपने वर्ल्ड लेवल पर समझ रखा है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करोगे और इंडिया के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी करोगे। समझ गए? तो दीज टू बुक्स जो आपको क्लास 12 में पढ़नी पड़ती है और इन क्लास 12 के जो बुक्स होते हैं द फर्स्ट बुक इज ऑल अबाउट दैट फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जबकि आपने क्लास 11 में पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वही फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की एप्लीकेशन दैट इंडिया पीपल्स एंड इकोनॉमी। और वहीं पे जब बात आती है फर्स्ट बुक के बारे में तो हम लोग एनालाइज करते हैं ग्लोबल पैटर्न एनालाइज करते हैं किस चीज के, ह्यूमन इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन के। तो ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है इसके पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं हम लोग फर्स्ट बुक में। जैसे हम लोगों ने 11 में फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था उसके एप्लीकेशंस को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं दूसरे बुक में जहां पे हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी, जहां पे हम डिटेल स्टडी करते हैं इंडिया की डेमोग्राफी कैसी है, इंडिया में लोग रहते कैसे हैं, अगर किसी जगह की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो क्यों है। इन सारी चीजों को डिटेल एनालिसिस करते हैं फर्स्ट बुक के बेस पे। समझ गए? लेकिन ये चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती हैं। जब बात आती है क्लास 12 की बेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पढ़ते कैसे हो। क्योंकि देखो पता है आप में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्लास 12 में जाते हैं उनको लगता है क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये मिस नहीं होना चाहिए, तो बच्चे क्या करते हैं दुकान जाते हैं बहुत सारे बुक खरीदते हैं टेबल पे लाकर रख देते हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बेटा उन बुक से आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपकी पढ़ाई होगी जब आप एक बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे। मैं 10 बुक लाता हूं और 10 में से किसी को नहीं पढ़ता हूं या फिर थोड़ा सबको पढ़ लेता हूं, ये चीजें मैटर नहीं करेगी और दिखाई भी नहीं देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक बुक पकड़ते हो दैट इज योर एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हो। और एक बात तुमको मैं बता देता हूं दैट योर एनसीईआरटी इज योर भगवद गीता। एनसीईआरटी तुम्हारी भगवद गीता है, एनसीईआरटी ही तुम्हारी बाइबल है, एनसीईआरटी ही तुम्हारा कुरान है। मिक्सर में ग्राइंड करो, पी जाओ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स, जो क्लियरिटी, जो मार्क्स और जो तुम्हारे फ्यूचर में और अदर एग्जाम्स में जहां तुम पार्टिसिपेट कर रहे होगे इन सब का बेस एनसीईआरटी ही होगा। इसके अलावा मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था दैट ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो जब तक आप चीजों को इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझ पाओ। और वहीं पे दूसरा पॉइंट आता है दैट द सेकेंड पॉइंट इज दैट प्रोसेस ओवर फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं इन फैक्ट के पीछे का प्रोसेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ती है दैट इज किसी भी कॉज के पीछे का व्हाई। अगर आपको पता है ना कि आप किसी भी फिनोमेना को पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि इंडिया में पॉपुलेशन कैसी है, इंडिया में अगर माइग्रेशन हो रहा है तो माइग्रेशन क्यों हो रहा है, अगर इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, इंडिया में लोग आ रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, इंडिया की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये क्यों हो रही है। हमेशा वाई क्लियर करना, ये चीज देखना कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसका वाई क्या है। इवन पॉलिटी एंड हिस्ट्री में भी अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो तो आपके उसके पीछे का वाई क्लियर होना चाहिए। दैट इवेंट, ये जो हो रहा है इस इवेंट के पीछे का वाई क्या है।
एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल अबाउट एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है? एक्टिव लर्निंग वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत मैटर करती है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत मैटर करती है। आपको क्या करना है, आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आप सारी चीजों को पढ़ो, पढ़ के मिरर के सामने खड़े हो जाओ। छोटा भाई है ना, छोटा भाई को बोलो बैठ जा, अब मैं तुझे समझाता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है। तो अपने छोटे भाई को अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट समझा दो, उसको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, उसको समझा दो। इससे तुम्हारी एक्टिव लर्निंग होगी। और कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो तो उसको इस तरीके से पढ़ो कि मैं पढ़ रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना है दूसरे को। अगर मुझे बोला जाए कि टॉपिक पढ़ा के दिखा दो तो मैं पढ़ा के दिखा दूंगा, मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंस है। तो एक्टिव लर्निंग करो। और जब आप एक्टिव लर्निंग करते हो तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स को एक अपने दिमाग में सेट कर देते हो, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी कर लेते हो और वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना। और जब बात आती है बेटा, जब आप पहुंचते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो आपकी 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की। इन 2 बुक्स में क्या गिवन है? इन 2 बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस प्रकार है। और सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर्स गिवन है ना, इसको बस देखना नहीं है, ठीक है। एक काम करो, वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सारे जो भी पॉइंट्स लिखे उनको एक पेपर पे नोट करना, पेपर पे नोट करके अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका देना, ठीक है। और जब भी तुम पढ़ रहे होगे तो याद करना है कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत स्कोरिंग है मेरे एग्जाम के लिए। एग्जाम के अलावा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे फर्दर जो भी आगे चल के मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ, इवन आगे चल के अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देख लेते हैं कि आखिर आपके बुक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट आता है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर ये आपके बुक 2 का पार्ट है और ये अराउंड 7 to 8 मार्क्स को स्कोर कराता है। और जब बात आती है बेटा सेकंड की, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी, और प्राइमरी एक्टिविटी आपके बुक 1 का पार्ट है और ये आपको स्कोर कराती है इवन 6 to 7 मार्क्स इन योर एग्जाम। अभी कुछ दिनों बाद हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं, तो आप इसमें और बेटर परफॉर्म कैसे कर सकते हो जब आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है दैट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, इट इज फ्रॉम बुक 1 और ये 5 से 6 मार्क्स का होता है। लेकिन जो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ गिवन है बुक 1 में, ये आपको ग्लोबल लेवल पे है। तो जब भी आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ोगे पॉपुलेशन वर्ल्ड लेवल पे, कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड में पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी होती है, वर्ल्ड में पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है। लेकिन जब बात आती है इंडिया के बारे में तो आप पढ़ोगे फिर से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, और ये बुक 2 का पार्ट है। ये दोनों चैप्टर सेम है, लेकिन ये दोनों चैप्टर, एक चैप्टर बात करता है ग्लोबल लेवल पे और दूसरा चैप्टर बात करता है इंडिया लेवल पे। यानी इंडिया में पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंडिया में पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी है और इंडिया में पॉपुलेशन का डेंसिटी कैसा है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स को स्कोर करा रहा था। वहीं पे तीसरा पॉइंट आता है दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और ये आपको बुक 2 का पार्ट है, इट इज अबाउट 5 to 6 मार्क्स। और तीसरा पॉइंट आता है दैट सेकेंडरी एक्टिविटीज, और ये सेकेंडरी एक्टिविटीज आपके बुक 1 का पार्ट है और ये कंटेन करता है 5 से 6 मार्क्स। और तीसरा पॉइंट आता है दैट टर्सरी एंड द क्वार्टरली एक्टिविटीज, और ये आपके बुक 1 का पार्ट है और ये आपका 5 से 6 मार्क्स स्कोर करा रहा होता है आपके स्कूल एग्जामिनेशन, इवन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बात याद रखना कि इनको लिख लेना और इनको टाइम वाइज रिवाइज करते रहना, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप क्लास 12 में आते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या पढ़ा है, यहां पे मार्क्स मैटर कर रहे होते हैं। तो मार्क्स मैटर करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आपको ये आना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, ये मुझे पता है, लेकिन मैं दूसरे को कैसे दिखाऊंगा कि मुझे सब कुछ आता है। हियर कम्स प्रेजेंटेशन। तो आप चीजों को प्रेजेंट कैसे करते हैं ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब कोई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है ना तो उसके पास सैकड़ों कॉपीज होती है, तो उन सैकड़ों कॉपीज में आपकी कॉपी अलग कैसे दिखेगी वो बहुत मैटर करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट योर प्रेजेंटेशन। आप चीजों को बस पैराग्राफ में लिखोगे नहीं, आप उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे, डायग्राम्स बनाओगे, मैप बनाओगे, फ्लो चार्ट्स बनाओगे और इसके थ्रू आप अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि ये बच्चा कुछ अलग है, इस बच्चे ने कुछ अलग दिया, जहां से आपको अलग मार्क्स मिल रहे होंगे, आप एक डिफरेंट पोजीशन होल्ड कर रहे होंगे। और ये पता है ये एकदम की स्ट्रेटजी है एवरेज बच्चे में और टॉपर बच्चे में। एक एवरेज बच्चा भी उतना ही पढ़ता है जितना टॉपर पढ़ता है, बहुत मिनिमल से गैप होता है, लेकिन टॉपर बच्चे को ये पता होता है कि मुझे आता हुआ सामने वाले को प्रेजेंट कैसे करना है। समझ गए?
तीसरी बात आती है कि आपको पढ़ना कैसे है। अब यहां तक आपने इंट्रोडक्शन देख लिया। सबसे पहली गलती जो सारे बच्चे करते हैं, वो बैठते हैं चेयर पे, वीडियोस लगा लेते हैं, देखते रहते कुछ समय वीडियो खत्म, बंद करके चले गए घूमने, बाहर जाके टीवी देख रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। अगर आप टॉप 1% में आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो काम करनी है कि आपका जो चैप्टर आज पढ़ना है उसको आपको एनसीईआरटी रीडिंग डालनी है। उस चैप्टर की एनसीईआरटी की रीडिंग डालोगे आप, उसको अच्छे से पढ़ोगे आप, उसके बाद उसकी वीडियो लेक्चर्स, मैराथन, सारी चीजों को देखोगे आप। जब वहां से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, उस चैप्टर को समझ लोगे, उसके बाद आप उसके डिटेल्ड नोट बनाओगे। और पहली बात जो आप सारे लोग करते हो, आपसे मैक्सिमम लोग करते हो, किसी बड़े भैया दीदी के पास गए, आपने क्लास 12th पढ़ रखा है ना, एक काम करो, आप अपने नोट्स मुझे दे दो, मैं उसे पढ़ लूंगा। ये गलती कभी मत करना। अगर कोई कर रहा हो तो उसको देख के भी मत करना भाई, बहुत बड़ी वार्निंग है ये, ठीक है। अपने नोट्स खुद बनाओ, और जब तुम अपने नोट्स खुद बनाते हो ना, तो तुमको पता होता है कि तुमने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तुमको पता होता है कि ठीक है, अगर मुझे रिवाइज करना हो तो मैं कैसे कर लूंगा। उस बंदे की डेस्टिनेशन अलग था, उस बंदे की समझ अलग थी, उसने अपने तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया, लेकिन तुम उससे कहीं अलग हो। तुम्हारे लिखने का तरीका, तुम्हारे पढ़ने का तरीका, तुम्हारे समझने का तरीका मे बी उससे बहुत बेटर है। तुमको उस पर भरोसा नहीं करना है। तुमको खुद के नोट्स, तुमको खुद के फ्लो चार्ट्स, खुद के डायग्राम्स, सब कुछ प्रिपेयर करने हैं। समझ गए यहां तक? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, बेसिक पॉइंट्स थे, किस प्रकार से आप क्लास 12th को और मास्टर कर सकते हो, क्योंकि यहां से बच्चों की जर्नी शुरू होती है, यहां से बच्चों का करियर शुरू होता है। और ये वही क्रूशियल पॉइंट होता है जहां से कुछ लोग बहुत अच्छा कर देते हैं और जहां से कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। ये वही पॉइंट है जहां से कुछ बच्चे बहुत टॉप 1% में चले जाते हैं, और ये वही पॉइंट है जहां से बच्चे एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि 12th के बाद ही आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा होता है, क्योंकि जो आपने 12th में कर रखा है वही आपका आगे फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है। तो परेशान नहीं होना, सारी चीजों को अच्छे से करनी है, ज्योग्राफी को विजुअलाइज करके चलना है, और मिलते रहेंगे आगे अगले ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखते रहो। ऑल